हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलेफिशा। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th और हमारी बुक का नाम है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव। हिंदी में नाम दे रखा है कार्यस्थल को समावेशी बनाना। ये आपको एसओएल की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाती है बुक। और इस बुक के हम लोग ऑलरेडी 6 चैप्टर कर चुके हैं, यानी हमारा जो लास्ट चैप्टर बचता है चैप्टर नंबर 7, आज की वीडियो में हम उसे कवर करने वाले हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। जैसे कि आप सभी को पता है, आफ्टर 12th और आफ्टर बीए हमारे पास बहुत सारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं जिससे हम जॉब ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है जो या तो आफ्टर 12th होती हैं या आफ्टर बीए होती हैं, ठीक है। तो उनके लिए एलिजिबल होने के लिए, उनको पास करने के लिए या उनको क्रैक करने के लिए आप लोगों को एक अच्छा सब्जेक्ट चाहिए, वो होती है जीके। उस पर ना एक अच्छी कमांड होनी चाहिए आप लोगों की। इसीलिए मैं आप सभी के लिए जीके की वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। ज़्यादा मिनट की नहीं, सिर्फ 10 to 12 मिनट की, इससे ज़्यादा लेंदी नहीं होगी। बट अगर आप डेली करेंगे तो एक बुक होती है लुसेंट की बुक, जो कि बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्पफुल होती है सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। वो बुक मैं आपके लिए कवर करने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ 10 to 12 मिनट निकालनी है डेली की और उस वीडियो को देखनी है, ताकि आपका फ्यूचर कब सिक्योर हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपकी जो जीके है वो इतनी मजबूत हो जाएगी, कुछ दिनों में ही आपको ये बात एहसास भी नहीं होगा कि आपने कब इतना सारा कवर कर लिया। और उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ डेली जो मेरी 10 to 12 मिनट की वीडियो होगी उसको देखना है। उसमें 10 क्वेश्चन हमारे टॉपिक वाइज होंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन, डेली 10 क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप उन डेली 10 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। और 5 क्वेश्चन होंगे मिक्स क्वेश्चन, ताकि आपका बेस भी बनता रहे साथ में, और जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो भी आप साथ में करते रहें, ठीक है। सिर्फ यही वीडियो होगी जिससे आपका अच्छे से बेस बन जाएगा, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ाऊँगी साथ में, ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आपकी जीके जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाए। क्योंकि सभी को फ्यूचर की टेंशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, गर्ल हो या बॉय हो, सभी को ये फिक्र रहती है। तो ये सभी उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सच में बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे ईमेल भी करते हैं, मैंने ईमेल आईडी भी दे रखी है कि मैम हमारा आंसर चेक कर लीजिए वो सही है या नहीं। और बहुत सारे बच्चे अच्छा भी लिखते हैं, सच में बहुत अच्छा अच्छा आंसर लिख के भेजते हैं। अगर हो सका तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कभी। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और मुझे उम्मीद है आप हमारी जीके वाली जो वीडियोस आने वाली हैं उन्हें भी बहुत लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, ठीक है। सबके साथ में जब हम विकास करते हैं तो अपना भी विकास होता है और ऊपर वाला भी खुश होता है कि हाँ ये इंसान मतलब ही नहीं है, सबके साथ सोच कर चलता है, ठीक है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, और जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हैं यानी आने वाली जीके की और बीए प्रोग्राम की भी वीडियोस जो भी हैं उन्हें भी शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 और विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 2006। इनको हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी जो हमारा अधिनियम 1992 का आया है उस अधिनियम को, और जो हमारी 2006 की नीति आई है उसको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक और अधिनियम पढ़ाया था, वो आप लोग बताइएगा वो कब का अधिनियम है। पिछले ही चैप्टर का पढ़ाया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सा अधिनियम था, किस सन का अधिनियम था। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। समावेश। अब समावेश को मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सबका विकास जो होता है, सभी के साथ जो विकास होता है वही समावेश कहलाता है। चलिए अब बुक से पढ़ लेते हैं। समावेश एक ऐसा दर्शन है जो इस विश्वास पर बना है कि सभी लोगों का समान हो, यानी सभी लोग जो हों समान हो, यही समावेश है। आधारभूत मानव अधिकारों के रूप में सभी का समानता और मूल्य किया जाना चाहिए। समावेशी विभिन्न प्रक्रियाओं का अंतहीन समूह जिसमें विकलांग बच्चों और वयस्कों को सभी सामुदायिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने का अवसर मिलता है या देते हैं। क्यों?
क्योंकि वो सभी को समान समझते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, सभी के लिए समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारा मेनली चैप्टर स्टार्ट होता है वो है यहाँ से। 1950 में भारत का संविधान बनाया गया। आप सभी को पता है कि 1950 में हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। शिक्षा और रोजगार का अधिकार लगन अनुच्छेद 41 में किया गया, यानी जो हमारी शिक्षा थी और जो रोजगार था के बारे में जो लिखा गया था, उल्लेख किया गया, वो अनुच्छेद 41 में किया गया था। बाद में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में कर दिया गया, यानी देखिए पहले वो 41 में था, लेकिन बाद में उसे अनुच्छेद 21A में कर दिया गया। 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया, यानी देखिए जो भी हमारे 14 साल के बच्चे होते हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो वो इसी के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उनको मिलती है। हालांकि इस दिशा में बहुत अधिक प्रयास नहीं किया गया। भारत में 2011 की जनगणना दर्शाती है कि हमारे देश में कुल जनसंख्या का 2.2% निःशक्त व्यक्तियों की श्रेणी में आता है, यानी जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी वो दिखाती है कि 2.2 जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो विकलांग हैं, उनकी विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, जो लगभग 21.9 मिलियन है, यानी 2.2 जो हैं वो लगभग कितने हैं, 21.9 मिलियन लोग हैं ऐसे, ठीक है। इनमें से 12.6 मिलियन पुरुष और 9.3 मिलियन महिलाएं हैं, जिसमें से क्या है 12.6 जो हैं वो पुरुष हैं और 9.3 जो हैं वो महिलाएं हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों की संख्या अधिक है, क्योंकि शहरों में हमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामीण, यानी गाँवों के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इतनी बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट उपाय जैसे कि रोजगार रियायतें 1960 के दशक में शुरू की गई, यानी हमारी इतनी बढ़ती आबादी को देखकर कुछ रोजगार रियायतें शुरू की गई। वो कब की गई, 1960 के दशक में की गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है समय के साथ भारतीय समाज ने विकलांग लोगों को शामिल करने और उनकी बेहतरी के लिए कुछ ठोस कानूनों की आवश्यकता महसूस की, यानी समय के साथ साथ हमें लगने लगा जो विकलांग लोग हैं उनके लिए कुछ ठोस आवश्यकताएं होनी चाहिए, कुछ कानून बनाने चाहिए। वो कौन कौन से हैं, देखिए इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम इस प्रकार हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हमें दे रखे हैं। पहला है हमारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, दूसरा है हमारा विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 व 2016, ये हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 और 2000, और चौथा आता है हमारा ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी मानसिक मतदाता और बहुविकलांगता संबंधी व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999, ठीक है। विकलांग व्यक्तियों के लिए पहला महत्वपूर्ण कानून जिसने भारतीय पुनर्वास परिषद RCI अधिनियम 1992 के रूप में जाना जाता है, और दूसरा विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 2006 का है, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। आगे हमारे चैप्टर में यही दे रखा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम RCI 1992, जिसके बारे में हमें मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक पढ़ना। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI सामाजिक निकाय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, यानी ये एक वैधानिक निकाय है, ये कोई अवैध नहीं है, ये बिल्कुल वैध निकाय है जो हमारा RCI है। यह विशेष शिक्षा और विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में एक रूपता, न्यूनतम मानकों, शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशिक्षण को विनियमित करने और लागू करने के लिए 31 जनवरी 1986 और 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के तहत स्थापित किया गया। यानी ये कब स्थापित किया गया, ये 31 जनवरी 1986 में नियम 21 के तहत स्थापित किया गया, और
इसके आगे क्या दे रखा है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम को 1 सितंबर 1992 को संसद द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। यानी इसको वैध कब बनाया गया, तो इसको वैध जो बनाया गया वो 1 सितंबर 1992 को इसको संसद द्वारा वैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया। ठीक है, इसको वैध जो बनाया गया वो 1 सितंबर को बनाया गया और यह 22 जून 1993 को लागू हुआ। और ये लागू कब हुआ, तो ये लागू 22 जून 1993 को लागू हुआ। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें दे रखा है, इस अधिनियम का मूल उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, समावेश के सिद्धांतों के आधार पर विकलांगता के दायरों में मानव संसाधन विकास में उच्चतम मानकों की सुविधा प्रदान करता हो। यानी ये उच्चतम मानकों की सुविधा प्रदान करे और उन्हें बढ़ावा दे। यह अधिनियम विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में मौजूदा और उभरते मानव संसाधन विकास कार्यक्रम की गुणवत्ता को प्रगति सुनिश्चित करने और देश भर में विकलांग लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने का भी वादा करता है। यानी जो भी विकलांग लोग हैं उनको उभारने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उन्हें एक और मौका देने के लिए ये कार्य करता है और उन्हें ये वादा करता है कि हाँ वो उन्हें आगे लेकर जाएगा, उन्हें प्रगति की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह उन अयोग्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान करता है जो बिना प्रशिक्षणों के विकलांग व्यक्तियों को सेवा दे रहे हैं। यानी देखिए, ये जो हमारा अधिनियम है ये उन लोगों के लिए बहुत सख्त कार्रवाई यानी दंड भी देने की प्रावधान करता है जो विकलांग लोगों को बिना प्रशिक्षण उन्हें सेवाएं दे रहे हैं। प्रशिक्षण यानी उनके पास खुद नहीं पता उन्हें क्या करना है और लोगों को सिखाने चलें। पहले खुद को तो पता होना चाहिए कि हमें क्या सीख देनी है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना। जब हमें ही नहीं पता होगा तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। तो अगर किसी के पास प्रशिक्षण नहीं है, उसके पास ट्रेनिंग नहीं है और वो फिर भी सेवा दे रहा है विकलांग लोगों को, क्या पता वो ट्रेनिंग गलत दे दे, क्या पता वो जो सिखा रहा है या उसका बिहेवियर जो है वो सही ना हो विकलांग लोगों के लिए। इसीलिए जो बिना प्रशिक्षण के सेवाएं देते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान भी करता है, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना प्रशिक्षण के उन्हें कोई भी सेवा देने की कोशिश ना करे। यह पुनर्वास कर्मियों के प्रशिक्षणों को विनियमित करने और निगरानी करने, विकलांगता के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने और केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर के रखरखाव के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन प्रदान करता है। यानी देखिए, ये जितने भी प्रशिक्षण जो टीचर्स होते हैं जो किसी भी विकलांग व्यक्ति को शिक्षा देते हैं या उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनके प्रशिक्षण पर भी ध्यान देता है। यानी जो ट्रेनिंग दे रहा है उसे भी आना चाहिए वो चीज़, तभी वो ट्रेनिंग दे, इस बात पर भी ध्यान देता है। और एक रजिस्टर यानी रजिस्टर के रखरखाव पर भी ये जो हमारा अधिनियम है, जो हमारी संगठन है, इस पर भी ध्यान देती है कि किस तरह से किसी भी रजिस्टर का या उस चीज़ के रखरखाव की ज़रूरत होनी चाहिए, इस बात पर भी जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा RCI भारत के एकमात्र वैधानिक परिषद है जिस पर केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। यानी सिर्फ RCI ऐसा भारतीय एकमात्र वैधानिक परिषद है जो वैध है, अवैध नहीं है, और जिस पर केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। ये सिर्फ एकमात्र हमारे भारत में ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्वास परिषद RCI विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति का अध्यक्ष ही RCI का अध्यक्ष भी होता है। यानी जो हमारा RCI का अध्यक्ष होगा वही सामान्य परिषद और कार्यकारी समिति का भी अध्यक्ष RCI का अध्यक्ष ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन की भूमिका। यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसकी क्या भूमिका है विकलांग व्यक्तियों के जीवन में या विकलांगता के लिए उसने कैसे भूमिका निभाई है अपनी, उस चीज़ को देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। भारत ने
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अपना पूर्ण विश्वास दिखाया है और अक्टूबर 2017 में इस पर हस्ताक्षर किए। यानी देखिए भारत जो था वो हमेशा से ही एक मिलजुल कर रहने वाला देश रहा है और इसीलिए उसने अक्टूबर 2017 में ही इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। UNCRPD पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के तुरंत बाद भारत ने RCI अधिनियम सहित सभी घरेलू कानूनों में संशोधन और सामंजस्य स्थापित करने के लिए खुद को प्रतिबंधित किया है। यानी खुद को आगे लाया ताकि वो सारी चीज़ों में अपना योगदान दे सके, अपने आप को आगे बढ़ा सके और हर चीज़ में योगदान दे सके। भारत हमेशा से ही हर चीज़ में योगदान देता आया है और अपने आप को एक अच्छी छवि के साथ पूरे विश्व के सामने रखता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दे रखा है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम को और अधिक व्यापक बनाने के लिए 2000 में संसद द्वारा इसमें संशोधन किया गया। यानी देखिए भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम को और ज़्यादा व्यापक यानी बड़ा बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए 2000 में इसमें संशोधन भी किया गया। संशोधित अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित और निगरानी करने का कार्य करता है। यानी देखिए जो संशोधन हुआ उसके तहत क्या हुआ कि जो विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाएं हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी और विनियमित किया जाएगा। यानी उनको बढ़ाया जाएगा, जो भी उन्हें सेवाएं दी जा रही हैं उन पर निगरानी रखी जाएगी कि वो सही हैं, गलत हैं या कितनी और देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, इस बात पर भी वो ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में अधिसूचित विकलांगता की श्रेणी को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। देखिए जो मेन हमारा डिफरेंस है 1992 और 2016 का वो यही है कि इसमें जो विकलांगता है वो 7 हैं और इसमें जो विकलांगता की काउंटिंग है यानी श्रेणी है किस किस टाइप की विकलांगता होती है उनको ये इन्होंने 21 कर दिए हैं। यानी पहले 7 टाइप की विकलांगता थी, 7 टाइप की श्रेणियों में विकलांगता को बांट रखा था, अब 21 टाइप की विकलांगता है, 21 टाइप की विकलांगता की श्रेणी दे रखी है। बस यही मेनली डिफरेंस है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है भारतीय पुनर्वास परिषद के लक्ष्य। यानी जो हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद है उसके क्या क्या लक्ष्य हैं उसको देखते हैं। नंबर 1 दे रखा है हमारा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विनियमित और निरीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकलांग व्यक्तियों को शिक्षित करने वाले पेशेवरों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना। यानी देखिए जो भी विकलांग व्यक्तियों को टीच करेगा, उन्हें शिक्षा देगा, जो शिक्षा देगा यानी जो टीचर होगा उसकी भी योग्यता को देखना, उसकी भी योग्यता को एक न्यूनतम करना कि मिनिमम तुम्हें इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में इतना पता होना चाहिए, तभी तुम ऐसा कर सकते हो। मतलब किसी को भी टीच करने के लिए हमारे पास, जैसे हमें कोई टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए हमें CTET क्लियर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये क्या है, ये कंपलसरी है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को न्यूनतम कर दिया गया कि वो चीज़ें कंपलसरी होंगी ही। अगर तुम्हें कोई भी विकलांग बच्चे को या विकलांग व्यक्ति को टीच करना है तो इतना कंपलसरी तुम्हारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पूरे देश में एक रूपता लाने के लिए सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इन मानकों को विनियमित करना। यानी पूरे देश में इन संस्थानों को विनियमित करना, बढ़ाना और नियमित कर देना कि हाँ तुम्हारे पास इतनी मिनिमम होनी चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं। भारत से बाहर के संस्थानों द्वारा योग्यता की मान्यताओं के संबंध में मंत्रालय को सिफारिश करना। यानी जो भारत से बाहर की जो योग्यताएं होती हैं, जो बाहर से पढ़कर आते हैं, उनको मंत्रालय को सिफारिश करना कि हाँ वो सही है या गलत है, इस चीज़ के बारे में मंत्रालय को सिफारिश भेजना। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर CRR को नियमित करना। यानी जितने भी व्यक्ति हैं जो योग्यता प्राप्त हैं उन्हें केंद्र के पुनर्वास रजिस्टर में रजिस्टर करना कि हाँ ये व्यक्ति योग्य है और योग्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुमोदित संस्थानों में सतत पुनर्वास शिक्षा
कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, यानी जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनको बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है हमारा पुनर्व्यास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी जो हमारा पुनर्व्यास और विशेष शिक्षा होती है उसको, विशेष शिक्षा में जो अनुसंधान होते हैं उनको बढ़ावा देना, उनकी बढ़ोतरी करना, यही इसके लक्ष्य हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे दे रखे हैं भारतीय पुनर्व्यास परिषद के उद्देश्य, यानी जो हमारा भारतीय पुनर्व्यास परिषद है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे भारतीय पुनर्व्यास परिषद के उद्देश्यों को पढ़ना कि क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका उद्देश्य विकलांग लोगों को शिक्षित व ट्रेन करने और सहायता प्रदान करने वाले विभिन्न श्रेणियों में पेशेवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना और पूरे देश में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इन मानकों को मानवमान रूप से विनियमित करना है, यानी जो हमारे ट्रेनर होते हैं, यानी जो टीचर्स होते हैं उनको ट्रेन करना और उनके प्रशिक्षण जो होते हैं, उनकी जो श्रृंखला होती है उसको अच्छे से समझाना और किस तरह से हमें उनके साथ बिहेव करना चाहिए, इस सब की ट्रेनिंग देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा RCI विकलांग व्यक्तियों के पुनर्व्यास के क्षेत्र में संस्थान द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों को मान्यता देता है। यह राष्ट्रीय संस्थानों और विकलांगता पर शीर्ष संस्थानों को जनशक्ति विकास केंद्र के रूप में भी मान्यता देता है। यानी देखिए ये जो हमारा RCI है ये विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों यानी चैप्टरों को या फिर पाठ्यक्रम पुस्तकों को मान्यता देता है और विकलांग व्यक्तियों के जो शीर्ष संस्थान होते हैं उनको भी जनशक्ति विकास केंद्र के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा RCI विकलांग पुनर्व्यास के संबंध में विदेशी संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री या प्रमाण पत्र को मान्यता देता है। यानी RCI जो है हमारा यानी भारतीय पुनर्व्यास परिषद अधिनियम, ये क्या करता है, विदेशी जितनी भी संस्थानों द्वारा डिग्रियां दी जाती हैं या प्रमाण दिए जाते हैं उनको मान्यता देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो बाहर से पढ़कर आ रहा है, विदेश से पढ़कर आ रहा है, तो उसको वो मान्यता, हमारे देश में मान्यता इसके ही द्वारा दी जाती है कि हाँ तुम इस योग्य हो, तुम ये चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर तुम बाहर यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे हो तो वो चीज़ मान्य रखती है या नहीं रखती, ये इसी के अंतर आता है। यानी भारतीय पुनर्व्यास परिषद, इसी का काम है तुम्हें योग्यता देना और नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। RCI का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के पुनर्व्यास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। यानी जो हमारा RCI है ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि विकलांग व्यक्तियों के पुनर्व्यास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, यानी उनके विकास को एक तरह से अच्छे लेवल पर लेकर जाना, उन्हें बढ़ावा देना भी इसी का कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य कर्मियों के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पुनर्व्यास रजिस्टर का रखरखाव करना और भारत और विदेशों में संस्थानों के विकलांग लोगों के पुनर्व्यास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण पर नियमित आधार पर जानकारी एकत्रित करना, यानी इनके लिए एक रजिस्टर का रखरखाव करना और इन पर एक निगरानी रखना कि हाँ तुम इस योग्य हो या नहीं हो, इस पर भी ध्यान देना, ये इसी का काम है। यानी भारतीय पुनर्व्यास परिषद या फिर RCI का ही ये काम है, इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखना कि तुम योग्य हो या नहीं हो, किसी भी विकलांग व्यक्तियों के लिए तुम सही हो, उसको ट्रेन कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हमारी RCI के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा RCI का उद्देश्य विकलांगों के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों के सहयोग से पुनर्व्यास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। यानी RCI का एक ये भी उद्देश्य है कि जो भी उनके साथ संगठन काम कर रहे हैं, जो भी विकलांग व्यक्तियों के लिए जो भी संगठन काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर एक सतत शिक्षा का प्रोत्साहित करें। सतत शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो लंबे समय तक टिके। ऐसे नहीं है कि हमने कुछ रूल रेगुलेशन बना दिए, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो गए, नहीं, ऐसी शिक्षा चाहिए जो लंबे टाइम तक टिक सके या लंबे टाइम तक चल
सके। ऐसी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, ऐसी शिक्षा को बढ़ाने का ये काम भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, RCI का अन्य प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, राष्ट्रीय संस्थानों और शीर्ष संस्थानों में विकलांगता पर काम करने वाले कर्मियों को पंजीकृत करना, यानी जो भी RCI के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी हमारे मंत्रालय होते हैं उनके तहत जितने भी लोग व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका पंजीकृत करना, उनका एक निगरानी रखना, एक रजिस्टर को तैयार करना, यही इसका मेन पॉइंट या मेन काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप अच्छे से पढ़ सकें। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वीडियो के बाद में मैं आपके लिए GK की भी वीडियोस लाने वाली हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी, क्योंकि हम लोग सच में, अगर आप कंपटीशन की लाइन में उतरोगे तो आपको, अगर आपकी GK मजबूत है कि आप वहाँ टिक सकते हो, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है टिकना। सच में ये मैंने जितने भी लोगों से बात करी है सब ने यही बताया, अगर आपकी GK अच्छी है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी GK अच्छी नहीं है तो कंपटीशन में उतरना मतलब ये है कि आप सबसे पीछे हो। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस लेके आने वाली हूँ GK की, ताकि आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी GK का जो बेस है वो भी बन जाए, और धीरे धीरे ही, ज़्यादा कोई बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर कि नहीं ये भी करो वो भी करो। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ बच्चे काम भी करते हैं, तो इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे धीरे धीरे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और सारी चीज़ें कवर भी हो जाएं और आपको पता भी ना चले कि कब सारी चीज़ें कवर हो गई। ज़्यादा टाइम की नहीं, सिर्फ 10 मिनट देनी है, डेली के 10 मिनट निकालें। 10 मिनट निकालना ज़्यादा हार्ड नहीं है सच में। अगर आप रील्स वगैरह देखते हो तो 10 मिनट क्या 30 मिनट्स में कहाँ चले जाते हैं कोई अंदाज़ा नहीं है। 5 मिनट की कह कर लेते हैं और आधा आधा 1-1 घंटा निकल जाता, पता ही नहीं चलता। तो 10 मिनट्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से 10 मिनट निकालिए और GK की ये वीडियोस देखना, डेली देखना, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। और इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपकी छूटे ना ही BA की ना ही GK की। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के प्रकार, यानी जो हमारी भारतीय पुनर्वास परिषद है उसके द्वारा जो प्रस्तावित पाठ्यक्रम हैं उसके क्या क्या प्रकार हैं या कितने टाइप के प्रकार हैं। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। RCI ने लगभग 250 मानव संसाधन विकास केंद्र और 56 लघुकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मान्यता दी है। 250 मानव संसाधन विकास केंद्रों को और 56 लघुकालीन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को इसने मान्यता दी है जो लंबे समय तक चल सकें। लघुकालीन का अर्थ ही ये होता है जो लंबे समय तक चल सकें, ऐसे पाठ्यक्रमों को इसने मान्यता दी है। ठीक है, और इन्हीं को बढ़ाने का भी काम किया है। अब तक RCI ने 30,000 से अधिक पेशेवरों को पंजीकृत किया है, यानी अब तक 30,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको RCI ने पंजीकृत किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा, RCI ने संबंधित प्रशिक्षणों, संस्थानों और केंद्रों द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों की सूची इस प्रकार है, यानी जितने भी हमारे पाठ्यक्रम दिए गए हैं RCI के अंदर उनकी सूची निम्न है, यानी नीचे दी गई है या फिर इस प्रकार है। चलिए इस सूची को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा लघु अवधि पाठ्यक्रम। लघु अवधि पाठ्यक्रम यानी ऐसी अवधि के पाठ्यक्रम जो छोटे समय के लिए होता है, जैसे कि आप भी कुछ कोचिंग वगैरह करते हो या फिर कुछ सीखते हो जो छोटी अवधि के लिए होता है, वो लघु अवधि के लिए पाठ्यक्रम होते हैं, जो छोटे समय के लिए पाठ्यक्रम होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट कोर्स। जो हमारे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, ऐसे कोर्स जिनमें हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिप्लोमा
पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स जो कुछ महीनों का होता है, एक होता है डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो कुछ सालों का होता है। तो डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा डिग्री पाठ्यक्रम। डिग्री पाठ्यक्रम भी हमारा कुछ सालों का ही होता है, वो 1-2 दिन का नहीं होता या कुछ महीनों का नहीं होता। जो हमारी डिग्री होती है वो सालों की होती है, तो डिग्री पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है हमारा स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम। स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम यानी बीए के बाद जो हमारी ये जितनी भी डिप्लोमा होते हैं, स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम। फिर है हमारा स्नातक डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुनर्व्यास पेशेवर की सूची, यानी जो पुनर्व्यास पेशेवर होते हैं भारतीय पुनर्व्यास परिषद में जितने भी पेशेवर हैं उनकी क्या क्या सूची है उनको दे रखा है। चलिए फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आरसीआई अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के पेशेवरों को पुनर्व्यास पेशेवर माना जाता है। यानी जो नीचे श्रेणी दे रखी है उन सभी श्रेणियों के जो पेशेवर होते हैं उनको आरसीआई अधिनियम के अनुसार पेशेवर की श्रेणी में रखा गया है। अब देख लीजिए कौन कौन सी श्रेणी है, इनको देख लेते हैं कि किन किन श्रेणियों के लोगों को भारतीय पुनर्व्यास परिषद के अंतर्गत पेशेवर माना जाता है। पहला है हमारा नैदानिक मनोवैज्ञानिक, दूसरा है पुनर्व्यास इंजीनियर और तकनीशियन, तीसरा है हमारा विशेष शिक्षक, फोर्थ है हमारा पुनर्व्यास चिकित्सक और तकनीशियन, फिफ्थ है हमारा पुनर्व्यास मनोवैज्ञानिक, सिक्स है हमारा समुदाय आधारित पुनर्व्यास पेशेवर, सेवंथ है बौद्धिक विकलांगता में पुनर्व्यास कर्मी, एट्थ है श्रवण और कान मोल्ड तकनीशियन, नाइन्थ है हमारा प्रोस्थेटिक्स और आर्थेटिक्स, टेंथ है हमारा भाषण रोग विज्ञानी, 11th है हमारा पुनर्व्यास सामाजिक कार्यकर्ता, 12th है हमारा समय समय पर शामिल पेशेवरों की कई अन्य श्रेणी, यानी ये समय समय पर चेंज भी होती रहती हैं। और ये जितनी भी श्रेणी है यानी 11 टाइप की जितनी भी ये हमें श्रेणी दे रखी है यही श्रेणी हमारी भारतीय पुनर्व्यास परिषद अधिनियम के अंतर्गत आती हैं, जिसमें समय समय पर थोड़ी बहुत चेंजेस भी होते रहते हैं जो कि नॉर्मल है। कुछ श्रेणियों को रखा भी जाता है और कुछ श्रेणियों को हटा भी दिया जाता है, लेकिन ये जो ऊपर की 11th है ये हमेशा एज इट इज़ ऐसे ही रहती हैं। चलो आपको ये पता चल गया होगा कि कौन कौन सी श्रेणी हमारी भारतीय पुनर्व्यास परिषद के अंतर्गत आती हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं कि आगे आपके चैप्टर में क्या दे रखा है। आगे अब आपके चैप्टर में दे रखा है भारतीय पुनर्व्यास परिषद के कार्य, यानी जो हमारा भारतीय पुनर्व्यास परिषद है उसके क्या क्या कार्य हैं उसको देखेंगे। भारतीय पुनर्व्यास परिषद हमारे देश में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्व्यास के इष्टतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्य करता है। यानी देखिए जो हमारा भारतीय पुनर्व्यास परिषद है वो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्व्यास के लिए बड़े से बड़ा काम या बड़े से बड़ी नीति या कार्य को करने की कोशिश करता है, यानी उन्हें एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, बड़े से बड़ा हो या अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है, यही इसका कार्य है। चलिए फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आरसीआई पुनर्व्यास पेशेवर के लिए भारत और भारत के बाहर विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों द्वारा दी गई योग्यताओं को मान्यता देना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा भारतीय पुनर्व्यास परिषद के उद्देश्य दे रखे थे। उद्देश्यों में भी यही चीज़ थी कि जो भी बाहर से पढ़कर आता है, भारत या भारत से बाहर के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनकी योग्यता की मान्यता देना, यानी वो योग्य है या नहीं इस चीज़ की मान्यता देना भी इसका एक कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आरसीआई के पास अध्यक्ष के पाठ्यक्रम और परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करने का अधिकार, यानी जो आरसीआई के पास अध्ययन के पाठ्यक्रम हैं और परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करने का इसका एक अधिकार है कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनके बारे में इन्हें जागरूकता देना और उनके बारे में इन्हें बताना ही इसका एक काम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरसीआई पुनर्व्यास के क्षेत्र में पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संस्थानों का मूल्यांकन और अनुमोदन प्रदान करता है और किसी भी लापरवाही और कर्तव्य का पालन न करने के मामलों में
उनकी मान्यता और उनके वापस लेने की शक्ति भी रखता है। यानी देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में लापरवाही बरतता है या उसके कर्तव्य को पालन नहीं करता, यानी उसको वो निभाता नहीं है, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता, तो उसकी जो वो शक्तियाँ हैं, यानी उसकी जो पावर है, उसको छीनने का भी काम आरसीआई करता है। कि अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरी अच्छी तरीके से नहीं निभाओगे तो तुम्हारी जो एजुकेशन है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तुम्हें फिर उस कार्य से निकाल देंगे कि नहीं, तुम इस एबल नहीं हो कि तुम ये काम कर सको, या फिर तुम इतने अच्छे इंसान नहीं हो, या तुम इतने कैपेबल इंसान नहीं हो कि तुम्हें ये जिम्मेदारी दी जा सके। अगर कोई भी लापरवाह इंसान है कि किसी भी चीज़ को करने में लापरवाही करता है, तो उसे उस जॉब से निकाला जा सकता है कि तुम इसके काबिल नहीं हो। तो ये काम भी हमारा आरसीआई ही करता है, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद का ही ये काम है कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को करने में लापरवाही करता है या ढील छोड़ता है तो उसे जॉब से निकाल देना ही इसका ये काम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरसीआई विकलांग बच्चों के लिए बेहतर सीखने के प्रमाणों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करता है। यानी जो आरसीआई है वो बच्चों के बेहतर सीखने के प्रमाणों को भी न्यूनतम करता है कि क्या चीज़ बच्चों के लिए सही है और क्या चीज़ नहीं, या फिर क्या चीज़ बच्चों को सिखानी है और क्या चीज़ नहीं सिखानी, ये सारी चीज़ भी आरसीआई ही देखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह व्यावसायिक साचरण समय समय पर संस्करण और रजिस्टर के नामों को हटाने के लिए काम करता है। यानी ये समय समय पर जो रजिस्टर होता है उसको वो रख रखाव, उसके नामों को हटाने जोड़ने का भी काम ये आरसीआई ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 7, जिसमें दे रखा है आरसीआई परीक्षा में अपने कामकाजों और हाल के विकास के संबंध में जानकारी एकत्रित करने, संकलन और प्रसार जिम्मेदारी भी निभाता है। नेक्स्ट है हमारा, यह अपराधों का संज्ञान भी लेता है और इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई भी करता है। यानी जितने भी अपराध होते हैं उनको सुनवाई भी करता है और उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई भी करने का कार्य है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 9, आरसीआई के पास विकलांग व्यक्तियों के प्रभावी पुनर्वास के लिए नियम और कानून बनाने की शक्ति है। यानी जो आरसीआई है उसके पास प्रभावी कानून और नियम बनाने की भी शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 10, जिसमें ये दे रखा है, यह पुनर्वास पेशेवरों के लिए पेशेवरों के मानकों, संचारण और शिष्टाचार और आचार संहिता को भी नियमित करता है। यानी जितने भी हमारे पेशेवर होते हैं, यानी जो टीचर्स होते हैं, उनके मानकों, आचरण और शिष्टाचारों को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 11, जिसमें कह रहा है ये, आरसीआई का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवरों और कर्मचारियों को केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना है। यानी ये सभी का एक रजिस्टर बनाकर भी रखता है, जो इसकी जिम्मेदारी है कि सभी के लिए एक रजिस्टर बना के रखे कि कौन कब से और कैसे कार्य करता है और कब से कार्य कर रहा है और उसके कार्य करने की क्षमता जो है वो अच्छी है, बेकार है, सारी चीज़ों को नोट डाउन करना भी ये इसका कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 महत्वपूर्ण रूप से देश के विकलांगता पर पहला कानून है। यानी जो हमारा भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 है, ये महत्वपूर्ण रूप से जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, उनके लिए पहला कानून है। इससे पहले कोई भी और विकलांग बच्चों के लिए कानून नहीं आया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कानून है और फर्स्ट कानून है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो हम इस वीडियो के इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैंने ये वाला पार्ट भी कवर किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस अधिनियम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे या फिर इस नीति को पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो हमारी 2006 की है। आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया होगा।
सच में बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। आपको देखने में सच में बहुत ऐसा लगता होगा 10 मिनट 15 मिनट या जितने टाइम की है उतने आधे घंटे की बन गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी किसी वीडियो को बनाने में सच में 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने शूट करने में ही मुझे एटलीस्ट ये मेरा 25 ट्राई है, 25 बार मैं ट्राई कर रही हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। आई डोंट नो इस चैप्टर के साथ ही क्या हुआ है, मैं जब भी बैठती हूँ वीडियो बनाने या तो कोई ना कोई आ जाता है या कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। बहुत मुश्किल से ये वीडियो यहाँ तक पहुँची है कि पूरी कह सकती हूँ। हाँ, मेरा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है इस चैप्टर का। अब पार्ट 2 देखते हैं कितने दिनों में बनकर तैयार होता है, क्योंकि इस पार्ट 1 को ही मुझे बनाने में एटलीस्ट ये मेरा 25 ट्राई है, यानी मैं 25वीं बार बना रही हूँ इस वीडियो को, तब जाके ये इस बार शूट हुई है पूरी ही यहाँ तक। चलिए, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।